हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट मैथ्स मीटिंग विद एपी सर। जैसा कि पिछले दो वीडियोज से हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट, हालांकि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ये हमारा पूरा चैप्टर है, जिसमें कुछ लेक्चर्स जिनमें मैट्रिक्स के बारे में लगभग हम बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं। डिटर्मिनेंट के इंट्रोडक्शन, कोफैक्टर्स, माइनर्स, उससे रिलेटेड बातें हमारी हो चुकी है। और पिछले वीडियो में मैंने दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भी करवाए थे आपको, जो जेई में पूछे जा चुके हैं। आज इस वीडियो का जो हमारा कंटेंट होगा वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर बोर्ड की दृष्टि से बात करूं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यानी सारणिक के गुणधर्म। और ये बात तो मैं पहले ही एक वीडियो में क्लियर कर चुका हूं कि जो भी प्रॉपर्टी, जो भी कंसेप्ट मैं पढ़ूंगा वो सारे के सारे हम 3x3 के डिटर्मिनेंट पर बात करेंगे। बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। तो देखिएगा प्रॉपर्टीज किस प्रकार से हमें अप्लाई करनी है। मैं शुरुआत में ही एक डिटर्मिनेंट ले लेता हूं, ठीक है। और ये भी कोई नई डिटर्मिनेंट नहीं, आपने इससे पहले भी क्वेश्चंस में ये काम में ली है। मैं एक डिटर्मिनेंट आपके सामने ले रहा हूं एग्जांपल के लिए, कि एक डिटर्मिनेंट दे रखा है डेल्टा इज इक्वल टू 1 2 3 0 5 9 2 2 1। और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सारूस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखिए 1 × 5 × 1 यानी हो गया 5, 2 × 9 × 2 तो कितना हो गया 2 × 9 × 2 कितने हो गए 36, प्लस 3 × 0 × 2 मतलब ये हो गया अपने पास में 0, माइनस 2 × 5 × 3 तो 5 2 10 और ये हो गया 30, ठीक है। 2 × 9 × 1 तो प्लस 18, प्लस 1 × 0 × 2 तो प्लस 0, ठीक है। इसे आप कैलकुलेट अगर करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा। देखिए क्या, 36 और 5 हो गए 41, माइनस 30 और 18 ये हो गए 48, तो 41 माइनस 48 मतलब माइनस के 7 आपको मिल गए, ठीक है। ये मैंने शुरुआत में लिख ली। अब जो कुछ भी प्रॉपर्टी में पढ़ाऊंगा वो सब कुछ इसी डिटर्मिनेंट पर अप्लाई करके देखेंगे। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी नंबर 1, और पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है कि व्हेन ऑल रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, जब सारणी के सभी रो यानी पंक्तियां और स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज। तो पहले तो फटाफट आप इसका स्टेटमेंट लिख दीजिए। वैल्यू स्टेटमेंट क्या है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remain unchanged by interchanging its row and column। हिंदी में लिख लीजिए, सारणिक का मान इसकी पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदलने पर, इंटरचेंज करने का मतलब परस्पर बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। जैसे अगर आपने इस डिटर्मिनेंट की बात की, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपने पास में क्या आई थी -7। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देता हूं 1 2 3। आपके लिए ये नई बात नहीं है, बहुत बार अप्लाई भी कर चुके हैं अपन। सेकंड रो को मैंने सेकंड कॉलम बना दिया और थर्ड रो को मैं थर्ड कॉलम बना देता हूं। अब अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हो, सारा फॉर्मूला लगाइए, देखिए 1 × 5 × 1 5
प्लस 0 इंटू 2 इंटू 3 0 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 9 36 माइनस 3 इंटू 5 इंटू 2 कितना हो गया 5 से 15 तो 30 9 इंटू 2 इंटू 1 प्लस के 18 1 इंटू 2 इंटू 0 प्लस 0 फिर से आप देखिए वही चीज़ें आ रही हैं 41 माइनस 47 मतलब -7 मतलब ये वही है जो आपकी डेल्टा थी। क्या यहाँ से आप एक छोटा सा नोट ये लिख सकते हैं जो बात हम बार बार अप्लाई कर चुके हैं और नोट में ये लिखवा रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या आप आसानी से अब ये बात समझ गए? शायद मैंने जब ये बात पहली बार लिखवाई थी तब इसके बारे में कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया ए का ट्रांसपोज लेने का मतलब ए की रो और कॉलम्स को आपस में, ध्यान दीजिए कभी भी आप डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज नहीं लिखते हैं। ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है, उस डिटर्मिनेंट के अंदर जो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो यहां से मैं ये कह रहा हूं कि अंदर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया यानी कि उसके रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दिया तो उसको ए का ट्रांसपोज, अंदर वाली मैट्रिक्स को मैं ए नाम दे रहा हूं तो ए के ट्रांसपोज की डिटर्मिनेंट वैल्यू उतनी ही आती है जितनी ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू आती है। तो ये पॉइंट हम यूज भी कर चुके हैं, जैसे पिछले वीडियो में ही हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें भी हमने यूज किया था, ठीक है। बट यहां पर आप इसका प्रूफ देख पा रहे हैं, वेरीफाई ये बात हो जाती है कि हमेशा ऐसा होता है। ओके चलिए जी, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है। अब आप बढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की ओर। सेकंड प्रॉपर्टी लिखेंगे इफ, फटाफट लिख लीजिए, इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम, चलिए मैं ऐसे लिख देता हूं सेकंड प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज और ऑब्लिक लगा करके आप लिख लीजिए कॉलम, ठीक है, मतलब या तो दो रो या दो कॉलम आर इंटरचेंज, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी चेंज। हिंदी में लिख लीजिए, यदि कोई दो पंक्तियां या स्तंभ परस्पर बदल दिए जाएं तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। अब ये चिन्ह बदल जाने से मेरा मतलब क्या है समझिए, मैं यहां पर बात कर रहा हूं इसी डिटर्मिनेंट की, स्टेटमेंट मिटा देता हूं, समझिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस डिटर्मिनेंट की दो रो बदल दी मैंने आपस में। क्या किया मैंने? फर्स्ट रो और सेकंड रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया। मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखिए R1 इंटरचेंज R2, मतलब ये फर्स्ट रो है वो ऊपर चली जाए और सेकंड रो नीचे आ जाए। या फिर मैं यहां लिख रहा हूं कि कॉलम, जैसे सेकंड और थर्ड कॉलम ले लो, कॉलम 2 और कॉलम 3 इनको मैंने आपस में इंटरचेंज कर दिया। जब आप ऐसा करते हैं तो पहली बात तो आपको डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा बताओ, यहां से फर्स्ट रो और सेकंड रो को बदलने का मतलब 0, 5, 9 तो चले जाएंगे फर्स्ट रो की जगह पर। ध्यान दीजिए, यहां ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में ले जाओ, नहीं, बात कह रहा हूं कि आपस में दो रो या आपस में दो कॉलम बदल जाएं। तो जैसे दो रो बदल गए, ये 0, 5, 9 ऊपर चला गया और 1, 2, 3 नीचे आ गया और 2, 2, 1। तो अब आप देखेंगे कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पहले कितनी आ रही थी -7, अब आ जाएगी +7। आप चेक कर सकते हैं, सारोस फॉर्मूला लगाइए, देखिए 0 × 2 × 1 0, 5 × 3 × 2 30, 9 × 1 × 2 18, ठीक है, माइनस 2 × 2 × 9 36, 2 × 3 × 0 +0, 1 × 1 × 5 +5। अब देखिए इस बार क्या हो रहा है, 48 - 41 प्लस का 7 आ गया, मतलब साइन चेंज हो गया। अगर पहले +7 आ रहा होता तो अब क्या आ जाता, -7 आ जाता। तो ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी बन गई कि अगर डिटर्मिनेंट की कोई दो रो या कोई दो कॉलम, मतलब या तो दो रो या दो कॉलम, जैसे मैं ये अप्लाई कर रहा हूं, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर रहा हूं, तो इस बार क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट कॉलम जहां है वहीं का वहीं रहेगा और सेकंड और थर्ड कॉलम को आपस में बदल रहा हूं मैं, तो 3, 9, 1 ये तो आ जाएगा सेकंड कॉलम की जगह पर,
और 252 ये आ जाएगा थर्ड कॉलम की जगह पर। अब अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 7 आएगी। चेक करके देखिए, 1 × 9 × 2 18, ठीक है। 3 × 5 × 2 कितना हो गया, 3 × 5 × 2 30 प्लस 2 × 0 × 1 0 माइनस, अब इधर के 2 × 9 × 2 36, 1 × 5 × 1 प्लस 5 प्लस 0। देखिएगा 48 माइनस 41 यानी +7 आ रहा है। समझ पा रहे बात को? तो एक ये प्रॉपर्टी हो गई अपनी। ओके, चलिए प्रॉपर्टी नेक्स्ट यानी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, फटाफट आप साथ साथ लिखते रहिए। इफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रो और कॉलम, या तो किसी रो में या कॉलम में, आर 0, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। बात समझ रहे हैं? जैसे आपके सामने जो डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, हिंदी में लिख लीजिए फटाफट। यदि सारणिक की किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव 0 हो तो सारणिक का मान निश्चित ही क्या होता है, 0। आयो, ये बात बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 मान लो, जैसे ये है 0 0 0 कर दिया मैंने, 2 2 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। देखो 0 होता है, इसका आप क्या लिखेंगे, माइनर लिखेंगे, इस 0 का माइनर लिखेंगे, इस 0 का माइनस प्लस माइनस लगाएंगे। लेकिन हमें पता है अगर 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आ जाता है। इसका मतलब तीनों माइनस लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो वैल्यू क्या आएगी, 0। वैसे चेक कर लीजिए आप, 0 आ जाएगा। ओके, ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की ओर। फटाफट फोर्थ प्रॉपर्टी लिखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी है इफ एनी 2 रो ऑब्लिक कॉलम, या तो 2 रो या 2 कॉलम, आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। ठीक है, यहां पर इस आइडेंटिकल वर्ड का मतलब है संपाती। ठीक है, देखो लिखोगे आप स्टेटमेंट, यदि कोई 2 पंक्तियां या कोई 2 स्तंभ संपाती हो, या ज्यादा बेहतर एक वर्ड आता है सर्वसम हो, तो सारणिक का मान 0 होता है। कैसे? जैसे आपके पास में एक डिटर्मिनेंट है, मान लो यही है 1 2 3, मान लो सेकेंड रो भी 1 2 3 है और ये 2 2 1, सेकेंड रो ये नहीं है। संपाती होने का मतलब ये क्या है, सेम है। देखो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि R1 और R2 जो है वो क्या है, सेम है। ठीक है, ऐसे ही कोई 2 कॉलम सेम हो जाएं, जैसे मान लो पहला कॉलम 1 0 2 है, दूसरा कॉलम है 2 5 2, और ये थर्ड कॉलम भी 2 5 2 है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0। आप कैलकुलेट करके देख लेना, 0 ही आएगी। बात समझ रहे हैं? चेक करेंगे, 1 × 2 × 2 2, 2 × 3 × 2 कितना हो गया, 6 × 2 12, 3 × 1 × 2 6, ये तो प्लस में आ गया, माइनस 2 × 2 × 3 तो 4 12, 2 × 3 × 1 6, 1 × 2 प्लस 2, ऊपर देखो 12 13 14 6 20 माइनस 20 कितना आ रहा है, 0। इसी प्रकार से यहां पर भी चेक करेंगे, 0 आएगा। मतलब ये हुआ कि अगर कोई डिटर्मिनेंट ऐसा है जिसकी कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम आइडेंटिकल है, तो ऐसे केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। फिफ्थ प्रॉपर्टी, फटाफट आप इन प्रॉपर्टीज को लिख लीजिए और इनका नंबरिंग भी याद रखें। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, इफ any 2 row oblique column are proportionate
then the value of determinant will be 0। हिंदी में लिखिए, यदि कोई दो रो या कोई दो कॉलम प्रोपोर्शनेट यानी समानुपाती, यदि कोई दो रो या कोई दो कॉलम समानुपाती हो तो सारणिक का मान 0 होता है। कैसे? जैसे ये डिटरमिनेंट है अपने पास में 1 2 3 0 5 9 2 2 1। मान लो कि मैंने क्या किया, थर्ड रो में ये एलिमेंट न लेकर के मैंने ये ले लिए 3 6 9। क्या ले लिया मैंने? 3 6 और 9। तो अब आप देखिए इन दोनों का रेशियो क्या है, 1:3। इन दोनों का रेशियो क्या है, 2:6 मतलब 1/3। इनका रेशियो क्या है, 3/9 मतलब 1/3। क्या ये दोनों आपस में समानुपाती हैं, यानी समान अनुपात में है, प्रोपोर्शनेट है? तो ऐसे केस में इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0। अब वो कैसे? अगला हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि डिटरमिनेंट में अगर किसी एक रो या एक कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा है तो उसे कॉमन निकाल लेते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, थर्ड रो में 3 कॉमन आ रहा है, मैंने 3 निकाल लिया। अब बताओ क्या बन गई है, 1 2 3 0 5 9 और 1 2 3। अब बताइए क्या आपकी रो 1 और रो 3 सेम है? और अगली पिछली प्रॉपर्टी क्या पड़ी है कि अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है तो क्या होती है वैल्यू, 0। 3 × 0 कितने आ गई, 0। तो अब सोचिए कि 0 0 कब होता है, जब किसी एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो जाएं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। या फिर जब किसी एक रो मतलब जब कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं तो भी क्या होती है, वैल्यू 0 आती है। और जब कोई दो रो या दो कॉलम प्रोपोर्शनेट हो यानी समानुपाती हो तब भी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। ओके, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गई। अब प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 ध्यान से समझिए। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो ऑब्लिक कॉलम। ये ऑब्लिक कॉलम लगाने का मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये ऐसे है, ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम आर मल्टीप्लाई, फटाफट साथ साथ लिख लीजिए, बाय कांस्टेंट के, देन the value of determinant becomes k टाइम। हिंदी में लिखिए फटाफट, यदि किसी पंक्ति ऑब्लिक स्तंभ के सभी अवयवों को अचर संख्या k से गुणा किया जाए तो सारणिक का मान k गुणा हो जाता है। कैसे? जैसे ये वाली मान लो अपने पास में है डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई थी, -7। अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि रो 2 या रो 3 ले लो, चलो रो 3 के एलिमेंट्स को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मतलब मैंने अपनी मर्जी से क्या किया, रो 3 के एलिमेंट्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कर दिया तो पहली रो तो क्या है, 1 2 3, कोई मतलब नहीं है, पहली रो तो वैसी की वैसी। दूसरी रो है वो हो गई 0 5 9, और तीसरी रो को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से। तो 4 2 को भी ये कितना हो जाएगा, 8 8 और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको। अब अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये -28 आएगा, क्योंकि पहले वैल्यू कितनी आ रही थी, -7। अब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 गुना बढ़ जाएगी। 4 गुना बढ़ने का मतलब -7 × 4 मतलब -28। आसानी से बातें समझ में आ रही हैं, आसान सी बातें हैं, आप इनको समझिए। ये प्रॉपर्टीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का जो क्वेश्चन आना होता है वो प्रॉपर्टीज से ही सॉल्व हो पाएगा।
ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज अप्लाई क्यों करते हैं इसका भी एक सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव बता देता हूं। हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं सिर्फ कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए, बस हमारा यही उद्देश्य है कि अगर ये सारी बातें हमें पता होंगी, जैसे मान लो ये वाली बात पता थी अपने को कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू -7 है, तो अब इसकी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। आप देखेंगे कि इस डिटरमिनेंट की रो 3 को 4 से गुणा करने पर ये डिटरमिनेंट आ जाएगी, तो और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू -7 है, तो अपने आप ही हम इसकी -28 लिख देंगे, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ये हमारी छठी प्रॉपर्टी होगी। अब प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कह रही है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसके स्टेटमेंट की बजाय उसका यूज करेंगे वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए, द वैल्यू ऑफ, फटाफट आप मेरे साथ साथ लिख लीजिए एक तो, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनचेंज्ड by adding or subtracting the multiples of any row, ठीक है, into द गिवन रो। ठीक है, सेम, फटाफट स्टेटमेंट लिख लो, सेम अप्लाइड विद द कॉलम ऑल्सो। बहुत आसान सी बात हमें लिखी है, लेकिन बात समझने वाली है। हाँ, हिंदी में लिखो पहले तो, एक सारणिक का मान, फिर कॉमा लगाइए, एक सारणिक का मान किसी एक पंक्ति के अवयवों के गुणज, किसी एक पंक्ति के अवयवों के गुणज किसी दी गई पंक्ति में जोड़ने या घटाने पर अपरिवर्तित रहता है। जोड़ने या घटाने पर अपरिवर्तित रहता है। और सेम अप्लाइड विद द कॉलम ऑल्सो, मतलब ये ऊपर वाली बात पंक्ति नहीं कॉलम के लिए भी लागू होती है, उपरोक्त स्तंभ के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। अब ये बात तो लिख ली, लेकिन समझने वाली बात देखिए क्या होता है। इसको मैं मिटा रहा हूं, फटाफट आप नोट कर लीजिए। अब हमें जो समझना है वो क्या है, देखिएगा। समझना ये है, जैसे हमारे पास में ये डिटरमिनेंट था और इसकी वैल्यू -7 आ रही थी। अब मैं एक काम कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, बात सुनिएगा, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में थर्ड रो के एलिमेंट्स का 3 गुना ऐड कर देता हूं। क्या किया है मैंने, समझिएगा। फर्स्ट रो आपको दे रखी है कि फर्स्ट रो में चेंज करो, मैं क्या चेंज कर रहा हूं, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में थर्ड रो के एलिमेंट्स का 3 गुना जोड़ देता हूं। 3 टाइम, देखो थर्ड के मल्टीपल किस में ऐड कर रहा हूं, R1 में। तो देखिएगा डिटरमिनेंट क्या बन जाएगी, आप तो ये समझो कि नई डिटरमिनेंट बन गई। कैसे बनेगी, फर्स्ट रो में चेंज करना है, इसका 3 गुना करना है, इसमें ऐड करना है, इसका 3 गुना करना है, इसमें ऐड कर देना है, इसका 3 गुना करना है, इसमें ऐड कर देना। मतलब समझ गए, जैसे इस 2 का 3 गुना करेंगे 6, 1 में ऐड कर देंगे 7, इस 2 का 3 गुना 6, 2 में ऐड कर देंगे 8, इस 1 का 3 गुना 3, 3 में ऐड कर देंगे, कितना हो गया 6। बात समझे। और ये 0 5 9 2 2 1। सेम ऐसे ही अगर आप ये काम करते हैं, मान लो कि किसी कॉलम में, जैसे फर्स्ट कॉलम में ले लेता हूं मैं, कि फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम का दुगुना जोड़ देता हूं मैं, मतलब फर्स्ट कॉलम चेंज कर रहा हूं। कैसे चेंज कर रहा हूं, फर्स्ट कॉलम प्लस 2 गुना सेकंड कॉलम। समझ रहे हैं बात को, फर्स्ट कॉलम इज चेंज्ड। कैसे चेंज किया मैंने, फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स का दुगुना, मल्टीपल ऑफ एनी रो या मल्टीपल ऑफ एनी कॉलम, इस कॉलम का दुगुना इसमें ऐड कर दिया। तो बताइए फर्स्ट कॉलम जो है वो क्या बन जाएगा आपका,
फर्स्ट कॉलम में सेकंड का दोगुना, मतलब इसका 2 गुना करो 4, इसमें जोड़ दो तो कितना हो गया 4, एक पहले से था 5, इसका 2 गुना किया 10, 0 में जोड़ दो 10 हो गया, इसका 2 गुना किया 4 और इस 2 में ऐड कर दो 6, और बाकी सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज 2 5 2 3 9 1। अब आप देख रहे हैं क्या दिखने में आपको ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट सेम लग रहे हैं? बिल्कुल आप कहोगे नहीं लग रहे। ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट सेम लग रहे हैं? नहीं लग रहे, लेकिन इनकी वैल्यू -7 ही आएगी। आप चेक कर लेना, एक का चेक करके बताता हूं। देखो 7 गुणा 5 गुणा 1, 7 5 35, 9 गुणा 8, 8 9 8 72, 72 को 2 से गुणा करोगे 144, प्लस 6 गुणा 0 गुणा 2 0, माइनस इधर करो 2 गुणा 5 गुणा 6 तो 10 60 हो गए, फिर 2 गुणा 9 गुणा 7 तो कितना हो गया 18, 18 को 7 से ऐसे करो 14 में 126, ठीक है, और 1 गुणा 0 गुणा 8 0। अब देखिएगा क्या हो गया, ये हो गया 144 और 35, 5 और 4 9, 4 और 3 7, और 3 और 1 4, सॉरी 3, ठीक है, 9 7 3 माइनस इधर ऐड करो 60 और 26, ये कितना हो जाएगा 144, 2 ही तो आएगा यहाँ पर, 35 ही तो है ये, 279, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही हुई यहाँ पर। देखिए ये कितना आ रहा है 6 और 2 8, 186। बताइए कितना बचा, -7 ही बचा क्या? चेक इसमें भी कर सकते हैं। तो मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि आप किसी एक रो या एक कॉलम के मल्टीपल यानी गुण, मतलब एक रो के एलिमेंट्स को जैसे 2 से गुणा कर दिया, 3 से गुणा कर दिया, 5 से गुणा कर दिया, और फिर दूसरी रो में ऐड कर दिया। और ध्यान दीजिए ऐड कैसे किया है मैंने, ये वाला एलिमेंट चेंज किया है इससे, मतलब इसको मल्टीप्लाई करके इसमें, इसको मल्टीप्लाई करके इसमें, इसको मल्टीप्लाई, अच्छा जोड़ना ही नहीं। अगर मैं कहता कि बताओ घटाओ तो क्या दिक्कत थी? बात समझ रहे हैं ना? अच्छा जी, तो ये जैसे ये तो हो गया प्लस। अब यहां पर इस कंसेप्ट पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनते हैं कुछ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आप मेरे हिसाब से इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप इसको भी चेक कर लेना। अच्छा एक चीज और भी आती है बात, मैं एक काम करूं, मान लो कि रो 1 में रो 1 प्लस 3 रो 3 कर दिया, और साथ ही साथ एक काम ये भी कर दिया +2 रो 2, मतलब इसका 3 गुणा तो जोड़ा ही जोड़ा, 3 गुणा जोड़ने पर तो ये आया। अब साथ में ये और काम कर रहा हूं मैं, मतलब रो 2 का दुगुना और जोड़ रहा हूं, तो इसका दुगुना 0 का दुगुना 0 + 1, मतलब इसमें वापस ऐड किया तो यही आ जाएगा। इसका दुगुना 10, इसमें ऐड कर दोगे तो 8 तो पहले से आ गया था, और इसका दुगुना यानी 10 और जुड़ जाएगा, ये 18। अच्छा इसका दुगुना 18, पहले 6 आ चुका था, 18 और 6 24। अब भी आप चेक करोगे तो भी आपको वैल्यू -7 ही मिलेगी, आप चेक करके देख लेना। समझ रहे हैं? तो इसी आधार पर यह प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है कि हम क्या कर सकते हैं, किसी एक कॉलम या एक रो के एलिमेंट्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे में जोड़ देते हैं, डिटरमिनेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बात क्लियर है? डिटरमिनेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सुनिए अब एक चीज, आपके सामने एक डिटरमिनेंट कुछ भी लिखा हुआ है, यहां पर 3x3 का या 2x2 का। मैं आपके सामने एक चीज लिखूं कि अगर आप ये ऑपरेशन अप्लाई कर देते हो, R1 इज चेंज इनटू R1 + R2 + R3, बताइए ये चेंज करने पर आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी मिलेगी? आप कहेंगे डेल्टा मिलेगी। अरे सोच के देखो, मैंने यही तो कहा है, R1 में ऐड करो 1 × R2 + 1 × R3। अब 1 टाइम मल्टीप्लाई करना मतलब मल्टीप्लाई करना नहीं हुआ क्या? हुआ है, बिल्कुल 1 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी 1 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या यहां से डिटरमिनेंट की वैल्यू डेल्टा ही रहेगी? आप कहेंगे बिल्कुल यही रहेगी। सोचिए देखिए, अगर आप तीनों रो को एक जगह पर जोड़ के लिख देते हैं, हमारी डिटरमिनेंट ये थी, अगर मैं तीनों रो को एक साथ जोड़ के लिख देता हूं और किसकी जगह पर लिख देता हूं, R1 की जगह पर, तो नई डिटरमिनेंट क्या बनेगी? इन तीनों को जोड़ो, 1 + 0 + 2 3, 2 + 5 + 2 9, 3 + 9 + 1 13, और ये सेम 2 2 1। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी चेक करोगे तो आपको -7 ही मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ
ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि ऐसे दे देता है, लेट द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 इज डेल्टा। माना 3 क्रम की एक सारणिक का मान डेल्टा है। डेल्टा दे दिया या फिर आपको जैसे मान लो 7 दे दिया, ऐसे ले लेता हूं मैं, -7 नहीं 7 ले रहा हूं। अब आपसे पूछेगा नंबर 1 कि अगर आप ये ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो आपको कितना मान मिलेगा, तो आप कहोगे 7 ही मिलेगा। बात समझे? अच्छा जी, आपसे ये कहा जाए कि आप अप्लाई कीजिए ये R1 इंटरचेंज -R1 प्लस R2। चलो पहले मैं ये लेता हूं R1 माइनस R2। अब बताओ वैल्यू क्या मिलेगी आपको, तो आपका जवाब क्या होगा? भाई हमें तो 7 ही मिलेगा, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कि जोड़ने से या घटाने पर, 2 रो को आपस में घटा दिया जाए या 2 रो को आपस में जोड़ दिया जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है। लेकिन सुनिएगा ध्यान से, इस बार नंबर 3 पॉइंट ले रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं R1 इंटरचेंज -R1 प्लस R2। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ वैल्यू कितनी आएगी, तो कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि वैल्यू 7 ही आएगी। अगर आपने 7 लिख दिया तो आप गलत हो जाएंगी। कैसे? इस प्लस से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन आप सोचो अगर ऑपरेशन सिर्फ इतना ही होता तो क्या होता? R1 इंटरचेंज -R1, मतलब आपने ये काम कर दिया, R1 इंटरचेंज -1 इंटू R1। सोचो ये तो ऐसे हो गया क्या, R1 इंटरचेंज K R1, मतलब किसी रो को K से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू K गुना हो जाती है। यहां पर आपने क्या किया है, R1 इंटरचेंज -R1, इससे क्या हुआ, डिटरमिनेंट की वैल्यू -1 गुना होगी, मतलब पहले 7 आनी थी, अब कितनी आएगी, -7। आगे वाले प्लस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये बात बहुत ही अहम है, समझ लेना इस चीज को। आप इसी डिटरमिनेंट पर ये अप्लाई करके देखना। क्या कैसे अप्लाई करोगे? -R1, मतलब पहले तो आप इन सब के माइनस लगाओ और फिर इसमें ये ऐड कर दो और फिर देखोगे तो वैल्यू पहले यहां -7 आ रही है ना, अब +7 आएगी। ठीक है, मैंने अपना जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में ये लिया है, क्या +7 लिया है तो -7 आएगी। अगर -7 में लेता तो क्या आती, ये वाली तो -7 आती, ये क्या आती, +7 आती। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो मैं यही ले लेता हूं, -7 ही ले लेता हूं, ताकि आप ये सोचो कि यही डिटरमिनेंट मैंने ली है। ठीक है, इस डिटरमिनेंट में डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, -7। अब बताओ ये ऑपरेशन अप्लाई करने पर नो चेंज, मतलब -7। ये ऑपरेशन अप्लाई करने पर नो चेंज, मतलब -7। ये ऑपरेशन अप्लाई किया है तो आपको +7 मिलेगा। अच्छा मैं आपसे पूछूं, बताओ नंबर 4, मैंने ये कहा R1 इंटरचेंज 2R1 प्लस R3 माइनस या प्लस R2 माइनस 2R3। अब बताओ वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आपको पता है इनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, किसी रो में दूसरी रो ऐड कर दो या दूसरी रो माइनस कर दो, किसी का मल्टीपल माइनस कर दो, मल्टीपल ऐड कर दो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस 2 का इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिटरमिनेंट की वैल्यू 2। पहले क्या करोगे, पहले R1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसमें R2 जोड़ोगे, फिर R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके घटाओगे। इनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन इससे पड़ेगा। कितनी हो जाएगी, -7 की बजाय अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, -14 हो जाएगी। ये बातें समझ रहे हैं? ये बहुत ही टेक्निकल बातें हैं, छोटी छोटी, जो आपको कंपटीशन एग्जाम में हेल्प करती हैं। ठीक है, चलिए जी, जेई में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहीं पर घुमा देता है आपसे को। ठीक है, और डायरेक्ट हम ऑप्शन देख करके बता सकते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज बेवजह हो जाते हैं। अच्छा मैं एक चीज कहूँ आपसे कि अगर ऐसा कर दिया मैंने, R1 इंटरचेंज R2 माइनस R1 प्लस R3, अब बताओ वैल्यू क्या होगी। सोचो, आपने ऐसे लिखा है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो कि -R1 प्लस R2 प्लस R3, तो आप क्या कहोगे, इनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इफेक्ट तो इससे पड़ेगा। तो पहले अगर -7 आ रही है तो अब कितनी आ जाएगी, +7 आ जाएगी। इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया ना, तो +7 हो जाएगी। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस का जवाब आपके पास में होना चाहिए। ओके, चलिए जी, और अगली प्रॉपर्टी नंबर 8।
प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है कि इसको लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब सी रहेगी, मैं समझाने के लिए डायरेक्ट एग्जांपल काम में ले रहा हूं कि अगर कोई मैट्रिक्स ऐसे लिखा हुआ है, GHI, मतलब इस मैट्रिक्स में आप क्या देख पा रहे हैं कि रो 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो दो दो के जोड़े में हो सकता है, यहां पर प्लस हो यहां पर माइनस भी हो सकता है। तो ऐसे केस में इस मैट्रिक्स के हम दो पार्ट कर सकते हैं। पहला पार्ट क्या होगा और दूसरा पार्ट क्या होगा वो लिख देता हूं मैं। पहले पार्ट में ऐसे लिखेंगे ABCDEF GHI। दूसरे पार्ट में देखो ABCDEF GHI ये ले लिए। दूसरे पार्ट में फर्स्ट रो की जगह पर हम XYZ ले लेंगे और सेकंड और थर्ड रो वो की वो DEF GHI। और अगर बीच में इन सब की जगह पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस। अच्छा मान लो ऐसा हो जाए कि यहां प्लस है, यहां प्लस है और यहां पर माइनस है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, बीच में तो प्लस लगा दोगे लेकिन एक्स प्लस का, वाई प्लस का, जेड माइनस का, तो यहां माइनस लगा दोगे। मतलब ये है, क्वेश्चन मैं लैंग्वेज अगर पढ़ के सुनाऊं तो थोड़ी सी अजीब सी लगेगी। इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और any column are sum of r elements, then determinant can be expressed as the sum of r determinants। मतलब यदि किसी किसी सारणी की कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ के अवयव जो हैं वो उसमें जो एलिमेंट्स है वो r एलिमेंट्स के सम के रूप में लिखे हुए हैं। ये देखो ये दो एलिमेंट है, ये दो हैं, ये दो हैं, तो डिटरमिनेंट भी दो पार्ट में एक्सप्रेस की जा सकती है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को भी आपको समझ है। जैसे मान लो ऐसे दे दिया, कई बार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ऐसे दे देता है ABC, ठीक है, D प्लस एक्स, E प्लस वाई और F प्लस जेड। अच्छा G प्लस P, H प्लस Q, I प्लस R। अब बताओ, पहले तो इस रो के रेस्पेक्ट में इसके दो पार्ट होंगे। क्या पार्ट होंगे, ABC DEF, और ये एक बार एज इट इज ऐसे रहने दो, I प्लस R प्लस इसके ABC। अच्छा DEF इसमें ले लिए तो XYZ इसमें ले लो, और ये G प्लस P, H प्लस Q, I प्लस R। अब ये तो काम सिर्फ सेकंड रो का हुआ, अब इसके आगे और दो होंगे। कैसे होंगे दो, ABCDEF GHI, ABCDEF PQR, अलग हो गए। यहां भी ABCXYZ GHI और एक बार ABCXYZ PQR। बात समझिएगा, यहां से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, अपनी बुक में भी दे रखे हैं, मैं करवाऊंगा भी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप, अच्छा ये तो रो में थे, अगर कॉलम में भी हो सकते हैं ये ऐसे, अगर ये तीनों कॉलम में होते हैं ऐसे, एक्स से इसमें और इसमें वाई ऐड हो रहा होता है और इसमें जेड, तो सेकंड और थर्ड कॉलम तो एज इट इज होते। एक बार तो फर्स्ट कॉलम में ADG और एक बार इसमें क्या आ जाता XYZ, और सेकंड वाले एज इट इज मतलब B और यहां पर C। सेकंड और थर्ड कॉलम देखो वो क्यों वही है, बस फर्स्ट कॉलम में एक बार तो मैंने क्या ले लिया ADG और एक बार XYZ। इस प्रकार से दो पार्ट में टूट जाएगी। ओके, ये हो गई आपकी 8वीं प्रॉपर्टी। 9वीं प्रॉपर्टी में आप लिख सकते हैं, और ये बात नई कुछ भी नहीं है। अगर मान लो ऐसी स्थिति आती है, प्रॉपर्टी नंबर 9, अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है अपने पास में A0 0 0 B0 0 0 C, विकर्ण अवयव है, तो विकर्ण अवयव की डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे बताओगे, सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। अच्छा 10वीं प्रॉपर्टी आप ये कह सकते हो, जो यूज भी हमने बहुत बार की है, कि अगर यूनिट मैट्रिक्स है तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू सदैव क्या होती है, 1 होती है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आपसे, हाँ अगर मान लो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, ABC यहां पर ले लिया मैंने XYZ, अब भी आप देखेंगे ABC ये मल्टीप्लाई हो गए, XZ 0, Y 0 0 0 हो रहे, 0 B Y 0 0 Z A 0 C 0, मतलब फिर भी वैल्यू क्या आ रही है, ABC। मतलब अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर में चाहे अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, तो ऐसी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको नई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है,
ये जो डायगोनल है, विकर्ण है, इसके अवयवों को गुणा कर दो। समझ गए? विकर्ण अवयव तथा त्रिभुजाकार अवयव का सारणिक मान उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणन के बराबर होता है। बात समझे? तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी और इन प्रॉपर्टीज से अब मैं डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ रहा हूं, बहुत ही आसान से। अब आप अपनी बुक का जो एक्सरसाइज है, राजस्थान बोर्ड वाले में 5.1, 2 या 4.1, ठीक है, इनको आप कर सकते हैं। हालांकि अभी ट्रायंगुलर का एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला वो भी बच गए। हालांकि अगर बुक से पढ़ोगे तो आपको कुछ ही सेकंड लगेंगे। जैसे मैं आपके सामने लिखूं क्वेश्चन, फटाफट आप ये क्वेश्चंस करते रहेंगे मेरे साथ साथ। क्वेश्चन मैंने लिखा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट है 48, 49, 50 और 51, 52, 53, 54, 55 और 56। अब अगर आपसे कहा जाए इसकी वैल्यू बताओ तो आप तो लग जाओगे मल्टीप्लाई करने में। 48 इंटू 52 इंटू 56, 49 इंटू 53 इंटू 54, 50 इंटू 51 इंटू 55। तो कितनी बार कैलकुलेशन करोगे? काफ़ी बड़ी हो जाएगी। लेकिन देखो सीधा सीधा काम मैं जो कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। नंबर 1, मैंने इतना सा काम किया कि ये वाला जो है, देखिए रो पे या कॉलम पर, अगर आप पहले डिसाइड कर लो कि रो पर लगानी है या कॉलम पर प्रॉपर्टी लगानी है, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे रो पर लगानी है, तो देखो मैंने क्या किया, ये वाली रो है इसको कुछ भी नहीं किया, एज इट इज रहने दी। और रो 2 पर मैंने एक काम किया, रो 2 माइनस रो 1। काम क्या किया मैंने? देखिएगा, रो 2 माइनस रो 1, मतलब इसमें से ये माइनस कर दी मैंने। बात समझ रहे? जैसे ही मैं ये माइनस करता हूं, अब बताओ आपकी डिटरमिनेंट क्या बन गई? सोचो मैंने किस पर लगाया ऑपरेशन? रो 2 पर, तो रो 2 चेंज होगी, बाकी तो एज इट इज लिख दो। 48, 49, 50 और 54, 55, 56। मैंने इसको इसमें चेंज माइनस किया, मतलब 51 में से कौन माइनस होगा? 48, 3। 49 किस में से ये माइनस होगा? तो 3। ये किस में माइनस हो गया? कितना आ गया? 3। बात समझे? अब अगली प्रॉपर्टी नंबर 2। इस बार मैंने क्या किया, एक तो आप ये काम कर सकते हो क्या, 3 कॉमन निकाल लो यहां से, और ये बन गए 48, 49, 50, 1, 1, 1 और 54, 55, 56। देखो मैट्रिक्स में कॉमन कब लिया जाता है? जब सारे एलिमेंट्स में कॉमन आए। डिटरमिनेंट में कॉमन कब लिया जाता है? जब किसी एक रो या एक कॉलम में कुछ कॉमन आ जाए। अगली प्रॉपर्टी मैंने ये लगाई, अभी मैंने रो 1 को एज इट इज रखा है और मैंने क्या किया, रो 3 पर प्रॉपर्टी लगा दी और ये कहा रो 3 माइनस रो 1। अब बताओ डेल्टा इज इक्वल टू, इसको इसमें से माइनस कर रहा हूं, ठीक है। अब बताइए 48, ये फर्स्ट और सेकंड रो एज इट इज लिख दो, इसकी लिखो। अब ये तो ये बदल गई, ये फिर ये बन गई, तो 48, 49, 50, 1, 1, 1। अब माइनस करो इसको, तो 54 में से 48 माइनस हो जाएगा 6, फिर 55 में से 49 माइनस हो जाएगा 6, 56 में से 50 माइनस हो जाएगा 6। अब की बार देखो यहाँ 6 कॉमन आ रहा है क्या? 6 को और कॉमन ले लो, तो पहले तो 3 तो था ही पहले से कॉमन, 6 और कॉमन आ जाएगा तो 18, और ये हो गया 48, 49, 50। जो आपने रो एज इट इज रखी थी वो एज इट इज रह गई, बाकी देखो ये क्या बन गई। अब बताओ ये आइडेंटिकल बन गई क्या, रो 1 और रो 2? और हमने क्या पढ़ा है कि इफ 2 रोज एंड और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। तो 18 गुणा 0 यानी 0। बात समझ रहे हैं? इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम ये सब काम कर सकते हैं। फटाफट मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। क्वेश्चन में एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ है और डिटरमिनेंट ऐसे है 41, 79, 29, 175, 593। और अब कहा जाए इसकी वैल्यू बताओ। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको थोड़ा सा देखो, एक और बात, प्रॉपर्टीज अप्लाई करना, चाहे मैं 50 क्वेश्चन करवा दूं, जब तक आप खुद 5 क्वेश्चन नहीं करेंगे, 10 क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। सोचना का काम आपका है।
सोचो इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से अगर सोचेंगे तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जाहिर सी बात है पूरा कॉलम ही 8 से मल्टीप्लाई होगा। एक और ये हो गया 40, इसमें से माइनस कर दिया, ये हो गया 72, इसमें से माइनस कर दिया, ये हो गया 24, इसमें से माइनस कर दिया। मतलब मैंने इतना सा काम किया कि कॉलम में 1 रिप्लेस कॉलम 1 माइनस 8 कॉलम 3। बात समझिए, इसको 8 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दिया। तो अब बताओ डेल्टा इज इक्वल टू 8 में से 40, 41 में से माइनस हो गए 1, 72 79 में से माइनस हो गए 7, 24 29 में से माइनस हो गए 5, 1 7 5 5 9 3। खुद की प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा ये सब कुछ। अब आप देखिए 1 7 5 1 7 5 मतलब क्या है, कॉलम में 2 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है क्या, और आइडेंटिकल है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। अब आप ये मत धारणा बना लेना कि हर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ही आएगी यहाँ पर, नहीं, मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ उनमें 0 आ रही है, वो बात अलग है। एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि आपको डिटरमिनेंट दे रखा है क्या, ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी और 1 1 1, और ये कहा गया है इसकी वैल्यू बताओ। तो आप क्या सोच रहे हैं, आप सोच के देखो, देखिए यहां पर बी और सी तो है, यहां सी और ए है, यहां पर ए और बी है। अगर इसको इधर ऐड कर दिया जाए, इसको इधर ऐड कर दिया जाए, इसको इधर ऐड कर दिया जाए, मतलब क्या कर दिया जाए, कॉलम 2 में कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 कर दिया जाए। क्या कर रहा हूं मैं, 2 में 1 को ऐड कर रहा हूं, तो आपका डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, पहली बात तो 1 एज इट इज लिख दो, ए बी सी। इसको इसमें ऐड कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी, इसमें ऐड कर देंगे तो ये देखो b प्लस सी प्लस ए या a प्लस बी प्लस सी। फिर ये भी इधर ऐड हो जाए तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। मतलब समझ रहे हो कि नहीं, और ये 1 1 1। अब सेकंड कॉलम में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी मैंने बाहर लिख दिया। अब बताओ ये क्या बन गया, a b c 1 1 1 1 1 1, दोनों आइडेंटिकल हो गए। कौन कौन, कॉलम 2 और कॉलम 3 इक्वल हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 और 0 से मल्टीप्लाई होके आपकी पूरी डिटरमिनेंट भी क्या हो जाएगी, 0। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं, इन्हें आपको सीक्वेंस से याद करना है। ओके, याद करने के बाद मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आज आप इन पर प्रैक्टिस कीजिए, साथ ही साथ आने वाले लेक्चर में पहले तो कुछ क्वेश्चन करवाएंगे जो बड़े क्वेश्चन भी हैं। बोर्ड की दृष्टि से बात करें, चाहे कंपटीशन एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट स्टैंडर्ड के रूप में यूज करते हैं अपन। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इन प्रॉपर्टीज का सीक्वेंस भी याद रखें, प्रॉपर्टीज को समझें कि किस प्रकार से हमें प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, किस कॉलम को मल्टीप्लाई करके। अलजेब्रा वाले क्वेश्चन जो आएंगे तब उसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी काफ़ी होगा, आप इन प्रॉपर्टीज़ को याद करके तैयार रखें ताकि आने वाला वीडियो जो है वो आपको तुरंत समझ में आ जाए। अब टाइम ऐसा आ गया है कि वीडियोज़ को आप थोड़ा सा रिपीट करके भी देखा करो, क्योंकि समझने वाले पॉइंट्स हैं। मैं कैसे बता दूं, दैट डज नॉट मैटर। आपके दिमाग में क्या क्या आइडिया आए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे कराऊं इसका मतलब ये नहीं है कि वही तरीका परफेक्ट हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके दिमाग में कोई नई बात आ गई और हो सकता है उससे हमें प्रॉपर्टी कम लगानी पड़ी। ठीक है, तो ऐसा अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसा अगर कोई आइडिया आपके दिमाग में आता है तो वो भी आप बताते रहें। हर साल यही होता है, बच्चे अच्छे से आइडियाज़ लेके आते हैं और उन आइडियाज़ को मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ। तो बात ये है कि प्रैक्टिस अब बढ़ा देनी चाहिए। किताब में जितने क्वेश्चन दे रखे हैं वो आप करके रखें, ताकि मैं आने वाले वीडियो को समझने में, आने वाला एक वीडियो समझाने के बाद के अंदर मुझे नहीं लगेगा कि कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी का या राजस्थान बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन ऐसा बच जाएगा जो आप नहीं कर पाओगे, बस छोड़ करके उनको समीकरण निकाय यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को। ठीक है, तो थोड़ा सा आप एनर्जेटिक हो जाइए और समझने की जो आपकी क्षमता उसको बढ़ाइए, और वीडियोज़ के जो लिंक है उसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू।